परघटना शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण विचारक अल्फ्रेड सूज हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। इनकी एक पुस्तक है कलेक्टेड पेपर्स, जिसके कुल 3 वॉल्यूम हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम परघटना शास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कहाँ से हुआ, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। इसके जो 3 प्रमुख विचारक हैं, हर्शल, सूज और सानियाना, और सबसे महत्वपूर्ण है नेट के सिलेबस में सूज। और समाजशास्त्र के अंदर इस अवधारणा को या सिद्धांत को स्थापित करने का कार्य भी सूज ने ही किया। तो इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और अब तक जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब पे प्रश्न है वो हमने लिए हैं। कुछ प्रश्न मैंने बीच बीच में फिट किए हैं। तो आपको जैसे ही कोई येलो कलर में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। और अंत में भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। तो आज हम इन पे कंप्लीट चर्चा है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि परघटना शास्त्र शब्द है, ये आया कहाँ, इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम देखें, सर्वप्रथम इसके प्रयोग की बात देखें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो फ्रेडरिक हिगल ने किया था। ये जर्मन दार्शनिक हैं जिन्होंने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत दिया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने 1807 के अंदर अपनी पुस्तक द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट या माइंड में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक अवधारणा के रूप में किया। किस रूप में किया? एक अवधारणा के रूप में। किसकी अवधारणा? दर्शन शास्त्र की अवधारणा। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एडमंड हसरल। तो ये इस विधि के जनक माने जाते हैं। परघटना शास्त्र के जनक कौन है? कौन है? हिगल नहीं है, एडमंड हसरल है परघटना शास्त्र के। तो इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि जर्मन भाषा में थी, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, 1913 के अंदर, 1913 के अंदर। बाद में इस पुस्तक का अनुवाद है वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 के अंदर इसका अनुवाद हुआ था। तो इसलिए हो सकता है कि आपको ये कई जगह 1969 मिले, लेकिन 1913 के अंदर इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में, दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में परघटना शास्त्र को प्रस्तुत किया। तो सूज बाद में समाजशास्त्र के अंदर इसको प्रतिस्थापित करने का जो कार्य किया था वो अल्फ्रेड सूज ने किया था। किन्होंने किया था? अल्फ्रेड सूज ने अपनी पुस्तक फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड 1932 के अंदर, ये भी जर्मन भाषा के अंदर शब्द पुस्तक थी। तो इन्होंने समाजशास्त्रीय परघटना शास्त्र, समाजशास्त्रीय परघटना शास्त्र को स्थापित किया। यानी समाजशास्त्र में परघटना शास्त्र को स्थापित करने का कार्य किन्होंने किया? अल्फ्रेड सूज ने किया। इसलिए इनको समाजशास्त्रीय परघटना शास्त्र का जनक कहा जाता है, परघटना शास्त्र का वास्तविक जनक कहा जाता है। तो ये 3 नाम है, अवधारणा के तौर पे, एक दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत के तौर पे, और एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत के तौर पर। आगे है कि इसका अर्थ क्या है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक फिनोमिनन और लोगस। तो लोगस का अर्थ हम जानते हैं कि विज्ञान होता है। तो ये फिनोमिनन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, और ये जो है शब्द वो यूनानी भाषा से बना है। किससे बना है? यूनानी भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट दर्शन, घटना, देखी गई प्रत्यक्ष वस्तु। तो इसमें क्या है? प्रत्यक्ष देखने को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि पीके फिल्म में आमिर खान ने इस अर्थ के लोगों को पहली बार देखा प्रत्यक्ष रूप से। उनके पीछे का कोई भी अनुभव नहीं था, अपनी चेतना से इन्होंने अर्थ के लोगों को देखा। तो ये देखना, प्रत्यक्ष देखना या प्रकट दर्शन, इसका अर्थ होता है। और ये अवधारणा के तौर पे एक प्राकृतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवाद दोनों के विरोध के रूप में विकसित हुई है। प्राकृतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवाद, ये क्या कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की जो विधियां हैं उनका प्रयोग
समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता, पर घटनाशास्त्री ऐसा मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक छोटा पौधा है तो उसको 1 महीने तक पानी नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से सूख जाएगा, जल जाएगा, वो वृद्धि नहीं करेगा। ये प्राकृतिक विज्ञान में संभव है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में ये संभव नहीं है कि अगर पति पत्नी का तलाक होता है तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों को दुख ही होगा, हो सकता है दोनों को खुशी हो सकता है एक को खुशी हो एक को गम हो। तो यानी प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धति है उनका प्रयोग समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता, और साथ में ये प्रत्यक्षवाद का भी विरोध करती है। ये जो विधि है, ये जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रत्यक्षवाद का विरोध करता है। कि प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि हम प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धतियां हैं उनके आधार पे समाजशास्त्र को समझ सकते हैं। बाद में इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा था कि समाज ही वास्तविक देवता है, व्यक्ति की चेतना कोई मायने नहीं रखती। लेकिन पर घटनाशास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति की चेतना ही सब कुछ है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो परिभाषा क्या है कि दर्शन शास्त्र की एक विधि है, पद्धति है, जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है। पर घटनाशास्त्र की शुरुआत किससे होती है, व्यक्ति से होती है, और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से या चेतना से या इंद्रियों से जो कुछ प्राप्त होता है, यानी वो अपनी चेतना से जिन चीजों को देखता है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, बाकी कुछ भी सम्मिलित नहीं किए जा सकते। अनुभव से परे जो भी चीज है, अनुभव से परे जो भी चीज है, पूर्वाग्रह है या मान्यताएं हैं, इस उनका अध्ययन इस विधि में नहीं किया जाता है। अब एक लाइन से एक प्रश्न बनता है, दुर्घटना कब होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से अगर हम इनको सही तरीके से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, अपना ध्यान कहीं और होगा, तो हम इन सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ येलो कर रखा है, ये पहले परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। तो ये क्या है, व्यक्ति को जो अपनी चेतना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको शामिल किया जाता है, अनुभव से परे जो पूर्वाग्रह मान्यताएं हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, एक व्यक्तिनिष्ठवाद, क्या है, व्यक्तिनिष्ठवाद, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आगे है इसकी परिभाषा जॉन रेक्स ने दी है। जॉन रेक्स ने क्या कहा कि परघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप में देखा जाता है और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जाता है। तो ये परिभाषा हो गई। अब इसकी जो प्रयोग है ये कब विकसित हुआ, तो 1960 के दशक में जब सूर्ज और हर्शल की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, उसके बाद में इसका अत्यधिक विस्तार हुआ। क्या हुआ, अत्यधिक विस्तार हुआ। और बाद में इन पद्धतियों का प्रयोग किसने किया, एथनोमेथोडोलॉजी की जो विधियां हैं उन्होंने परघटना शास्त्र की विधियों का प्रयोग किया। तो परघटना शास्त्री वे समाज में कर्ता के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानते हैं, कर्ता के दृष्टिकोण से ही सामाजिक दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा था, जिसे वर्स्टेहन या व्याख्यात्मक दृष्टिकोण कहा है। तो उसका ये प्रयोग करता है कि व्यक्ति का अनुभव ही वास्तविकता को जानने का एकमात्र तरीका है। और इसको क्या कहा था, व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति। क्या कहा, व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है। आगे है कि उसके बाद में सूज और हर्शल के अलावा पीटर बर्गर और लुकमान ने भी अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, में अपना सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन पे हम इन फ्यूचर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना दोनों को मिलाने का प्रयास किया है। क्या, सामाजिक क्रिया यानी मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया है व्यक्तिनिष्ठ, और सामाजिक संरचना यानी वस्तुनिष्ठ, दोनों को मिलाने का प्रयास है वो किया है। और कहा कि दैनिक जीवन में सामाजिक संरचना का निर्माण सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका के आधार पर होता है। तो ये भी प्रश्न है वो नेट की परीक्षा में एक बार
पूछा जा चुका है कि किसने कहा कि दैनिक जीवन में सामाजिक संरचना निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश है वो किसने डाला? तो किसने डाला था? बर्गर एवं लुकमान ने डाला था। तो ये तो बात हो गई सामान्य बातें। अब इसके जो प्रमुख विचारक हैं उनमें 3 प्रमुख हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख है। एक हर्सल, अल्फ्रेड सूज और जॉर्ज सानियाना। तो ये 2 तो है यूरोपीय विचारधारा के और ये है अमेरिकी विचारधारा के। ये हर्सल और सूज है वो यूरोपीय विचारधारा के माने जाते हैं और जॉर्ज सानियाना है वो अमेरिकी समाज विचारधारा के माने जाते हैं। ये प्योर जर्मनी के थे। ये जर्मनी से कहां चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे और इनसे प्रेरित इन्होंने अमेरिका में ये सिद्धांत है वो विकसित किया। तो अब एक एक करके हम इन तीनों पे चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में जो नेट का तैयारी कर रहे हैं उनके तो केवल सूज है, बाकी 2 नहीं है। तो पहले हर्सल पे चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और परीक्षा में इनडायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके आधार पे ही हम सूज को समझ सकते हैं, क्योंकि सूज ने हर्सल का सिद्धांत ही लिया था, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। तो हर्सल का जन्म है वो 1859 को हुआ था। 1938 तक इनका जीवन यात्रा चली थी, जर्मनी में हुआ था। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जो परघटना शास्त्र है ये किस देश की विधि है, तो ये जर्मन, क्योंकि हेगल भी जर्मनी के थे, हर्सल भी जर्मनी के हैं और सूज भी जर्मनी से रिलेटेड हैं। तो जर्मनी में इसका है वो विकास हुआ। इनके अनुसार परघटना शास्त्र है, हर्सल के अनुसार परघटना शास्त्र खोज की एक विधि है। क्या है? खोज की एक दार्शनिक पद्धति है। तो ये किस प्रकार की पद्धति है? ये दार्शनिक पद्धति है, ये समाजशास्त्रीय पद्धति है, वो सूज ने विकसित की थी। लेकिन मूल रूप से ये किस प्रकार की पद्धति है? एक दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना यानी मानव इंद्रियों के द्वारा व्यवस्थित तरीकों से खोज की जाती है। किसकी खोज की जाती है? सामाजिक यथार्थ की। किसकी खोज की जाती है? सामाजिक यथार्थ की खोज की एक विधि है जो चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज करता है या करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारा यथार्थ ज्ञान होता है या जो हमारा समस्त ज्ञान है, उसकी रचना किसके द्वारा होती है? चेतना के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? चेतना के द्वारा होती है। तो यहां से भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हर्सल ने सबसे मेन बिंदु किसको दिया? हर्सल की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो केंद्रीय अवधारणा है व्यक्ति की चेतना। व्यक्ति अपनी चेतना के जरिए ही बाहरी चीजों को समझता है। तो चेतना है वो हर्सल का केंद्रीय बिंदु है, ये इनकी थीम है और सारा का सारा जो परघटना शास्त्र है वो इसी के आधार पे विकसित किया गया है कि चेतना क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है। इस चेतना को इन्होंने उपलब्धि का है। क्या कहा है? चेतना को उपलब्धि का है। तो इस चेतना को समझने की विधि ही परघटना शास्त्र है। क्या है? चेतना को समझने की जो विधि है, प्रक्रिया है, वही परघटना शास्त्र है। अब है प्रमुख विशेषताएं। अब ये जो प्रमुख विशेषताएं बताई है हर्सल ने, उनका प्रयोग सूज ने भी किया है, लेकिन सभी का नहीं किया। तो एक है बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दुविधा। ड्यूअलिटी क्या है? दुविधा यानी 2 ऐसी विद्याएं जिनके बीच में संघर्ष होता है, दोनों के बीच में तालमेल का अभाव होता है। तो ये 2 विधा कौन सी है? एक बाह्य यथार्थ और एक आंतरिक यथार्थ। क्या है? बाह्य यथार्थ और आंतरिक यथार्थ। तो हर्सल के अनुसार बाह्य विश्व की जो जानकारी है, जो वर्ल्ड की जानकारी है, जो बाहरी जगत है, उसकी जानकारी है व्यक्ति को बोध से या प्रत्यक्ष अनुभव से इंद्रियों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? इंद्रियों के माध्यम से होती है। जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, जो सेंस है, उसी से हम बाहर की चीज़ों को समझते हैं। अगर किसी के आंख कार्य नहीं कर रही है तो वो बाहर की चीज़ों को नहीं सुन पाएगा। जिसके श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है वो बाहरी चीज़ों को नहीं सुन पाएगा। तो अगर जब देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, तो वो बाहरी दुनिया को समझ नहीं पाएगा। तो वो क्या कहते हैं
कि बाहरी दुनिया को जो अनुभव है वो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये इंद्रियां ही हमारी मानसिक चेतना है। ये क्या है? इंद्रियां ही हमारी मानसिक चेतना है। 5 इंद्रियां होती है, उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। जैसे कान इंद्रिय है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है? कान एक ज्ञानेंद्रिय होती है, क्योंकि अगर ये कान तो बाहरी स्वरूप है, अगर ये नहीं होगा फिर भी व्यक्ति है, अगर उसके पास ज्ञानेंद्रिय है तो वो सुन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई लोगों की आंखें खुली होती है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनकी ये तो इंद्रिय है, वो तो ठीक है, सही है, लेकिन इसके पीछे जो ज्ञानेंद्रिय होती है ना, वो कार्य नहीं करती है। तो इंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मानसिक चेतना होती है। इसके अलावा बाहरी दुनिया को, बाहरी जगत को, यथार्थ को समझने का या उसको अनुभव करने का और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बाहरी यथार्थ और आंतरिक यथार्थ में अंतर होता है। और हर्षल क्या कहते हैं कि यथार्थ वो नहीं है जो बाहर से दिखाई दे, बल्कि वो होता है जिसे व्यक्ति का मन, चेतना या मस्तिष्क स्वीकार करे। यानी ये बाहरी यथार्थ को यथार्थ नहीं मानते, ये आंतरिक यथार्थ को यथार्थ मानते हैं। तो पहली अवधारणा होगी। अब ये कहते हैं कि चेतना का लक्षण क्या है, चेतना है वो कैसी होती है। तो इन्होंने इस प्रक्रिया को भी किस प्रकार से, जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बाहरी दुनिया को, यथार्थ को समझती है। तो इस समझने की प्रक्रिया को, इस समझने की प्रक्रिया के लिए हर्षल ने एक शब्द का प्रयोग किया है, कोष्टीकरण। क्या किया है? कोष्टीकरण, ब्रेटिकिंग शब्द का प्रयोग किया है। रिडक्शन, अव्याख्या, व्याख्या विधि से कहा है। तो ये जो विधि है ये क्या है? तत्कालीन संदर्भ में, तत्कालीन संदर्भ में चीजों को, घटनाओं को समझने पर बल देती है। इसे इन्होंने क्या कहा? दैनिक जीवन की सामान्य बुद्धि। ये भी एक बार नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या कि दैनिक जीवन की सहज बुद्धि का प्रयोग किसने किया? तो सूज और हर्षल दोनों ने इसका प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया? सूज ने भी इसका प्रयोग किया है। तो ये पर घटना शास्त्र की एक विधि है जो घटनाओं को तत्कालीन संदर्भ में समझने पे बल देती है, पूर्व के ज्ञान को वो छोड़ देती है। जैसे एक अंतरिक्ष से व्यक्ति आता है, वो चीजों को जिस प्रकार से देखता है, या कोई बाहरी व्यक्ति आकर देखता है, उसी प्रकार से देखने पे बल देते हैं। तो ये इनको क्या कहा है? परघटना शास्त्रीय ह्रास या रिडक्शन। क्या है परघटना शास्त्रीय ह्रास या रिडक्शन? क्या है कि व्यक्ति के जो विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए जो भी पूर्व में स्वीकृत अर्थ हैं, जो भी पूर्व में स्वीकृत अर्थ हैं, उनको निलंबित कर दिया जाए, पहले के ज्ञान को छोड़ दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे पहले नारी को किस दृष्टिकोण से देखा जाता था वो छोड़ दीजिए। पहले तो नारी को सती प्रथा के नाम पे जिंदा जला दिया जाता था, तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। ये जो पूर्व स्वीकृत अर्थ है, पहले का जो ज्ञान है, उस पे कांटा लगाइए और वर्तमान संदर्भ के में चीजों को देखिए, यथार्थ को देखिए। इसका प्रयोग है वो किसने किया था? सूज ने भी किया था। तो यथार्थ ज्ञान है वो पूर्व धारणाओं से बंधा होता है। पूर्व धारणाओं है वो क्या है? यथार्थ ज्ञान में बाधा है। इसलिए इस पूर्व ज्ञान को क्या कर देना चाहिए? कांटा लगा देना चाहिए, उनको ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या कहा? प्राकृतिक अभिवृत्ति, नेचुरल एटीट्यूड, यथार्थ को देखने का स्वाभाविक दृष्टिकोण विकसित किया है। व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पे घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है। इसको एक शब्द में और कह सकते हैं, चेतना की अभिप्रायता। चेतना की अभिप्रायता। तो इस शब्द का प्रयोग है वो सूज ने भी किया। किसने किया है? सूट्ज ने। सूज लिख देते हैं कई बार, या कई जगह सूट्ज लिखा आता है। सूट्ज या सूज एक ही बात है। तो इन्होंने भी इस चीज का नेचुरल एटीट्यूड, नैसर्गिक अभिवृत्ति, स्वाभाविक अभिवृत्ति की बात है वो की है। जीवन जगत
यानी बाहर की दुनिया, लाइफ वर्ल्ड, ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे। लाइफ वर्ल्ड चेतना द्वारा प्राप्त अनुभव, मूल्यों, मानक आदि के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जगत क्या है, बाहरी जगत क्या है, मनुष्य के अनुभव और मूल्यों के द्वारा जो हम सीखते हैं, चेतना के माध्यम से सीखते हैं, वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की दुनिया है वो अलग अलग होती है। आगे है प्रकृतिवादी अनुभविकवाद की आलोचना। तो ये जो सिद्धांत है परघटना शास्त्र है, उनके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग है वो समाजशास्त्र के अंदर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पदार्थ के अंदर क्या नहीं होती है, चेतना नहीं होती है, वो चेतनाहीन होते हैं। लेकिन मानव है वो चेतनाहीन नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब एक महीने किसी छोटे पेड़ को जब प्रारंभिक अवस्था में है उसको पानी नहीं देंगे तो वो जलेगा ही जलेगा। ये प्राकृतिक विज्ञान की विधि है। न्यूटन का नियम है कि अगर निर्वात में कोई चीज गिरेगी तो वो धीरे धीरे आएगी, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य कर रहा है तो वो उस गति से ही नीचे आएगी। तो ये प्राकृतिक नियम है। यानी इस दूरी से इस मात्रा का या आकार का वस्तु गिराएंगे तो वो इतनी दूर में इतनी देर में नीचे पहुंचेगी। ये प्राकृतिक नियम है और ये हमेशा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बच्चा अगर जन्म लेता है तो ये जरूरी नहीं लड़की जन्म लेगी तो सारे दुखी होंगे या सारे सुखी होंगे। सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, वो उनकी चेतना से तय होता है। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये प्राकृतिक अनुभविकतावाद का, प्राकृतिक विज्ञानों का भी और अनुभववाद का भी विरोध करते हैं। कौन? परघटना शास्त्र। इसके लिए वो क्या है, एक दार्शनिक विकल्प देते हैं, ऑप्शन देते हैं। समाज विज्ञान का ये फिलोसॉफिकल ऑप्शन। तो क्या है, इसके लिए हमें सामाजिक विज्ञान को या सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, अजनबियों की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिसके अंदर पूर्व ज्ञान नहीं हो। पूर्व जो भी ज्ञान है, अवधारणाएं हैं, उनको भूल जाना चाहिए, फिर अध्ययन करना चाहिए। जो कुछ प्रकट दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसी का अध्ययन करना चाहिए। अपना जो विवेक है, अपनी जो स्वयं की चेतना है, जो पूर्वाग्रह है, उनको एक बार निकाल दीजिए, फिर उनका अध्ययन कीजिए। तो ये अर्सल का परघटना शास्त्र है, जिसमें 1913 के अंदर आइडिया इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफिकल का पुस्तक में दिया था। एक पुस्तक इनकी और है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। 1965 में इसका अनुवाद हुआ था, फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये तो बात हो गई हर्सल की। अब प्रमुख रूप से हम आते हैं अल्फ्रेड सूज पे। किस पे आते हैं? अल्फ्रेड सूज पे। इनका जन्म 1899 को हुआ। कब हुआ? 1899 को हुआ। मैंने डेट हटा दी है क्योंकि डेट नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। 1959 तक इनका जीवन काल चला था। इनका जन्म है वो ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में। किस में है? यूरोप महाद्वीप में है। और जर्मनी के अंडर में ही कार्य कर रहा था उस समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय। तो इनकी राष्ट्रीयता है वो जर्मनी ही मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? जर्मनी ही मानी जाती है। तो हेगल, हर्सल और सूज तीनों जर्मनी से संबंधित है। तीनों जो दर्शन शास्त्रीय फिनोमेनोलॉजी थी, दर्शन शास्त्रीय परघटना शास्त्र था, उसको समाजशास्त्रीय परघटना शास्त्र में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया तो वो अल्फ्रेड सूज ने किया। इसलिए इनको समाजशास्त्रीय परघटना शास्त्र का वास्तविक जनक कहा जाता है। ये हर्सल के शिष्य थे और यहूदी थे। यहूदी होने के कारण जर्मनी में नाजीवाद अपने चरम पे था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों के साथ गैस चैम्बर वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। तो अत्यधिक अत्याचार किए। तो अत्याचार से परेशान होकर ये 1939 के अंदर अमेरिका में आ गए। कहाँ आ गए?
अमेरिका के अंदर आ गए और अमेरिका के अंदर आकर इन्होंने अमेरिकी जो क्रिया विज्ञान था उसको साथ साथ ग्रहण किया। तो इन्होंने अपनी जो व्याख्या थी परगणना शास्त्र की व्याख्या अपनी पुस्तक द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1932 में जर्मन भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1932 के अंदर जर्मन भाषा में लिखी गई थी। 1967 के अंदर, 1967 या 67 या शायद तक 1967 में इसका अनुवाद किया गया था। कब किया गया था? 1967 में अंग्रेजी में अनुवाद किया। तब ये दुनिया के सामने पता चला कि सूझ का परघटना शास्त्र क्या है। तो ये क्या है? यूरोपीय परघटना या क्रिया घटना क्रिया विज्ञान, परघटना विज्ञान या घटना क्रिया विज्ञान यानी फेनोमेनोलॉजी का मिश्रण इन्होंने अमेरिकी अंतरक्रियावाद से किया। किससे किया? अमेरिकी अंतरक्रियावाद से किया। पार्सन्स का जो क्रियावाद था उससे इन्होंने किया। अमेरिकी, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसने यूरोपीय पर घटना क्रिया विज्ञान का मिश्रण है वो अमेरिकी अंतःक्रियावाद से किया। किसने किया? सूझ ने किया। तो सूझ रोजमर्रा यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी हम जीवन जीते हैं उस जीवन को इन्होंने क्या कहा? जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड। अब ये जीवन जगत तो नाम हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन एक जो आएगा वो क्या है? लाइफ वर्ल्ड। ये शब्द है वो नहीं बदलेगा, तो इसको क्या कहा है? लाइफ वर्ल्ड का है। और ये थोड़ा क्या है कि जो आधे शब्द होते हैं उनके उच्चारण में मुझे परेशानी होती है, मैं उनको पूरा ही बोलता हूं। तो इस चीज को इग्नोर कर दिया करें। कमेंट आते रहते हैं कि सर आप तो ये अलप बोल देते हो, अलप बोलना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि जल्दी ही सुधार कर लेंगे। तो ये जीवन जगत किसे कहते हैं? और इस सिद्धांत में वो मैक्स वेबर के क्रिया सिद्धांत की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? जो मैक्स वेबर का क्रिया सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्स वेबर ने क्या कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था कि व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, व्यक्ति जो भी क्रिया करता है सामने वाले को भी उसको उसी रूप में, उसी अंदाज में, उसी अर्थ में समझना चाहिए जिसे समझ बोध वर्ष्टेहन कहा था। और जब ये क्या कहते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम है विवाह का, तो अब इससे क्या होगा? जैसे ही मैं बोलूँगा विवाह क्या है, आप सुनोगे विवाह क्या है, तो हम सारे के सारे विवाह के एक ही अर्थ लगाएंगे कि भारत में 2 प्रकार के विवाह होते हैं। तो आप एक ही अर्थ लगाएंगे, मैं भी और आप भी। तो ये सूझ है वो क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के पीछे कारण क्या है? व्यक्तिनिष्ठ जो अर्थ है सब लोग एक जैसा ही अर्थ लगाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये नहीं बताते कि एक कर्ता है वो उसका अर्थ निर्मित कैसे करता है, वो उसका अर्थ निर्मित कैसे करता है। यानी एक व्यक्ति और अन्य के बीच में जो संबंध है उनकी पहचान एक जैसी क्यों होती है, इसकी बात है वो मैक्स वेबर है वो नहीं करते हैं। इसलिए इन्होंने मैक्स वेबर की आलोचना की। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? विषयपरकता। क्या सिद्धांत दिया था? सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगत सब्जेक्टिविटी, यानी व्यक्ति जो अर्थ देता है वही महत्वपूर्ण है। तो सूझ ने व्यक्तिगत विषयपरकता के स्थान पे, सब्जेक्टिविटी के स्थान पे कौन सी दी? अंतर विषयपरकता। अंतर विषयपरकता, इंटर सब्जेक्टिविटी, यानी जो विभिन्न लोगों के बीच में अंतःक्रिया होती है उसको इन्होंने महत्व दिया, ना कि व्यक्ति जो अपना अर्थ प्रदान करता है उसको महत्व दिया। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आत्मनिष्ठ विषयक जगत, इसको इन्होंने क्या कहा? इस दुनिया को इन्होंने क्या कहा? व्यक्तिगत विषयपरक नहीं कहा, आत्मनिष्ठ विषयक जगत कहा है। किन्होंने? सूझ ने। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे दुविधा की बात है वो हिगल ने की, हर्शल ने की थी, एक बाहरी जगत और एक आंतरिक जगत। तो इसी प्रकार की बात है वो कुछ सूझ भी करते हैं। वो भी कहते हैं कि यह संसार है वो दुविधा वाला है, इसमें 2 चीजें एक साथ चलती है। 2 चीजें साथ कौन सी चलती है? एक है
सामाजिक यथार्थ। तो सामाजिक यथार्थ की रचना तो हम खुद करते हैं, हम अपने दृष्टिकोण से, अपनी चेतना से, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ समझते हैं वही हमारे लिए क्या है, सामाजिक यथार्थ है। लेकिन ये भी साथ में क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ जो पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है वो भी हमको नियंत्रित करती है, उससे भी हम नियंत्रित होते हैं। एक तो हम वो अर्थ देते हैं जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, और एक हम वो अर्थ देते हैं जो हम स्वयं देते हैं। तो ये क्या है, हमारी व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना दोनों में विरोधाभास है, दोनों में दुविधा है। तो व्यक्तिगत चेतना की अवहेलना है वो हम कभी कभी कर देते हैं, हम अपनी चेतना नहीं लगाते, हम जो पूर्वजों की चेतना है उसका ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते से, तो क्या है, जैसे कोई मंदिर मस्जिद दिखाई देती है हम तुरंत हॉर्न बजा देते हैं। अब वो हॉर्न क्यों बजाते हैं, इससे क्या होगा, ये हम नहीं जानते। तो ये हमारी चेतना नहीं है, ये हमारी पूर्वजों की चेतना कार्य कर रही है। तो इसलिए कभी कभी हम अपनी चेतना का प्रयोग नहीं करते हुए पूर्वजों की चेतना का प्रयोग करते हैं। तो यही दुविधा है कि अब सामाजिक यथार्थ को माना जाए या जो पूर्वजों के द्वारा निर्मित संरचना है उसको माना जाए। तो व्यक्तिगत चेतना की अवहेलना की जाती है, तो इसको इन्होंने दुविधा माना है। तो इन्होंने जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड की दो भागों में विभाजित किया है, एक हम संबंध, एक वे संबंध। हम संबंध कौन से होते हैं, जो आमने सामने की घनिष्ठ संबंध होते हैं, और वे संबंध होते हैं जो अव्यक्तिक होते हैं, दूरस्थ संबंध होते हैं। तो इसको इन्होंने इस प्रकार से किया है, एक व्यक्तिक संबंध और एक अव्यक्तिक संबंध। जो प्राथमिक समूह उसमें हमारे व्यक्तिक होते हैं, जो मित्र होते हैं प्राथमिक समूह होते हैं, और दूसरे होते हैं अव्यक्तिक संबंध। तो हमारा जो जगत है, हमारा जो दुनिया के साथ परिचय है वो इन दो के जरिए होता है, व्यक्तिक संबंधों के द्वारा और अव्यक्तिक संबंधों के द्वारा। आगे है कि इनकी प्रमुख अवधारणाएं कौन सी है। जिस प्रकार से हर्शल ने चेतना को केंद्रीय अवधारणा माना, उसी प्रकार से सूज ने किसको अपनी केंद्रीय अवधारणा माना। तो इन्होंने कुल 3 अवधारणाएं दी है जिन्होंने इन्होंने केंद्रीय माना है। इन तीनों सिद्धांतों को, तीनों अवधारणाओं को बोलते हैं परघटना शास्त्र का त्रिस्तंभ, 3 स्तंभ। ये 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, एक है अंतर्व्यक्तिनिष्ठता। क्या है, अंतर्व्यक्तिनिष्ठता, अंतर्व्यक्तिकता। ये तो हिंदी की बात होगी, अंग्रेजी का शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा है लाइफ जगत, लाइफ वर्ल्ड या जीवन जगत। और तीसरा है स्वाभाविक अभिवृत्ति, नेचुरल एटीट्यूड, जो हमने चर्चा की थी ना कि चीजों को देखने का सामान्य दृष्टिकोण, स्वाभाविक दृष्टिकोण। तो ये तीनों इसके केंद्रीय बिंदु है इस सिद्धांत के, किसके, सूज के। और हर्शल का क्या केंद्रीय बिंदु था, चेतना था। ये दोनों के अंदर अंतर है। इसके अलावा इन्होंने हम एवं वे संबंधों की चर्चा की, किस प्रकार से व्यक्तिक और अव्यक्तिक संबंध है महत्वपूर्ण होते हैं। और एक अवधारणा इन्होंने और दी, ज्ञान का भंडार, स्टॉक नॉलेज, नॉलेज का स्टॉक। तो ये भी वही बात बोलते हैं जो कि हर्शल ने बोली थी कि परघटना विज्ञानी है, परघटना विज्ञानी है वो क्या करता है, सामाजिक यथार्थ को यानी सोशल रियलिटी के निर्माण को बाहरी दुनिया के जरिए नहीं समझ सकते। बाहरी दुनिया के जो भी विश्वास है उनको क्या कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, उनको सस्पेंड्स करना देना चाहिए। यानी हमारा जो भी पहले का नॉलेज है, हमारा जो भी अनुभव है उसको विलंबित कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। डायरेक्ट हमको चीजों को देखना चाहिए जिस प्रकार से एक विदेशी ग्रह का व्यक्ति देखता है। आगे है विचित्रता एवं प्ररूपण। बार बार मैं आगे आ जाता हूं, याद नहीं रहता है। तो विचित्रता एवं प्ररूपण क्या है, इसको इन्होंने कहा है यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशंस, टाइप्स, प्ररूप, प्रारूप, टाइपोलॉजी। तो पारस्परिक संबंध ये क्या कहते हैं कि पारस्परिक संबंध जितने व्यक्तिक होंगे, पारस्परिक जितने व्यक्तिक होंगे यानी हम संबंध होंगे तो वो क्या है, उतने ही विचित्र होंगे, उनमें उतनी ही विचित्रता आएगी।
और जितने अव्यक्तिक होंगे उतने ही विशिष्ट होंगे, उतने ही विशिष्ट होंगे। तो दैनिक क्रियाओं के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रतिरूपण का प्रयोग किया है। दैनिक क्रियाओं के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको क्या कहा है? प्रतिरूपण। ये भी एक बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब क्या है? जीवन जगत है वो ज्ञान का विशाल भंडार है, स्टॉक नॉलेज, स्टॉक ऑफ नॉलेज, और जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान को, प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान को किससे प्राप्त करता है? ये दुनिया का जो भंडार है ज्ञान का, उससे प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज्ञान की एक शाखा। क्या कहते हैं? ज्ञान की एक शाखा कहते हैं। स्टॉक नॉलेज को रोजमर्रा के जीवन में उपयोग लाया जाता है। जैसे ही यूजीसी नेट की या किसी और की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या है? इसका अर्थ एक जैसा ही है। आप किससे सीख रहे हैं? ये यूजीसी नेट क्या है? ये विश्व का ज्ञान का भंडार है, उससे आपने ये चीज ग्रहण की है। अगर इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक एक ही तो हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरी पुस्तक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, 1967 के अंदर इसका अनुवाद हुआ था। रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस, रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस, 1970 के अंदर। एक है इनकी कलेक्टेड पेपर्स, कलेक्टेड पेपर्स, 1973 से 76 के अंदर। इसके कुल 3 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी पहला वॉल्यूम है, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता की समस्या। दूसरी है स्टडीज इन सोशल थियरी, स्टडीज इन सोशल थियरीज, और स्टडीज इन फेनोमेनोलॉजिकल फिलोसफी, स्टडीज इन फिनोमेनोलॉजिकल फिलोसफी। ये कुल 3 वॉल्यूम है और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड विद लुकमान, तो ये एक पुस्तक और है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड। ये लुकमान के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी 1974 के अंदर। अब एक छोटी सी चर्चा है वो जॉर्ज सानियाना पे कर लेते हैं। तो ये अमेरिकी विचारक हैं, अमेरिकी धारा थी जो इसकी, उसके अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पेंसिज्म एंड एनिमल फेथ 1932 के अंदर ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और संशय या संदेह को अपनी केंद्रीय अवधारणा माना कि जो भी अस्तित्व है उस पर हमें क्या करना चाहिए? संदेह करना चाहिए, उन पे संशय प्रकट करना चाहिए। चाहे कितना भी रियलिटी है फिर भी उसको क्या है? संदेह के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में इनके सिद्धांत को कोई महत्व, कोई तवज्जो नहीं दी गई। आगे है प्रमुख कथन जिनसे प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं, जो जैसे कि ये जो सिद्धांत है सूज का, उस पे किसका प्रभाव है? हर्शल और मैक्स वेबर का प्रभाव है। और समाजशास्त्र में इसके फिनोमेनोलॉजी के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड सूज माने जाते हैं। ये दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये तीनों के तीनों प्रश्न आ चुके हैं नेट के अंदर, ये तीनों के तीनों प्रश्न एक बार पूछे जा चुके हैं। ये अनुभववाद का विरोध करते हैं कि अनुभव से जो भी कुछ सीखा है उसको भुला देना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये उपयोगितावाद का समर्थन नहीं करते हैं, दो उपयोगितावाद और अनुभववाद का विरोध करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पद्धति शास्त्र है जो कर्ता के दृष्टिकोण से, यानी व्यक्तिनिष्ठवाद, व्यक्ति के दृष्टिकोण से सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इसमें कौन सी दृष्टिकोण का विकास हुआ है? व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। व्यक्ति अपनी तरफ से चीजों की व्याख्या करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यह विज्ञानवाद एवं अनुभववाद का विरोध है, ये प्राकृतिक विज्ञान है, उनका विरोध करता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ये प्रत्यक्षवाद का, ये प्रत्यक्षवाद, क्योंकि विज्ञानवाद के बाद में क्या विकसित हुआ था?
कामटे ने कौन सा वाद विकसित किया था? प्रत्यक्षवाद। तो उसका एक विकल्प प्रस्तुत करता है, इसका ऑप्शन प्रस्तुत करता है। इसको आमूल-चूल या अतिवादी विकल्प के तौर पे देखा जाता है। यह प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे है कि सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती है। यह भी एक बार कथन परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसा किसने कहा? ऐसा सूज ने कहा। सूज के अनुसार मानसिक क्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है और मुश्किल से ये सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। ये यहाँ पे मैक्स वेबर की आलोचना कर रहे हैं। ये भी पूछा जा चुका है। और परघटना शास्त्र है वो वस्तुओं में रुचि नहीं रखता बल्कि उनके अर्थों में रुचि रखता है। उनका जो अर्थ होता है जिसका निर्माण मानव मस्तिष्क करता है, व्यक्ति की चेतना करते हैं, उस अर्थ को महत्वपूर्ण माना है, वस्तु को महत्वपूर्ण नहीं माना है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपने इतने प्रेम से इतनी देर तक सुना या झेला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।